जीनू वेलगम। नॉक नीज कॉमन टर्म है। नॉक नीज, नॉक नीज को समझने की कोशिश करिए। नॉक नी का मतलब घुटना लड़ने से नहीं होता है। घुटना लड़ने के बाद, घुटने के आपस में टच होने के बाद कभी कभी ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं कि ये टर्म लिखा क्या है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक एक चीज समझ में आएगी, किस किस चीज में अनफिट कर सकते हैं, क्या रेंज ऑफ मोशन है, कितने डिग्री में सेटिस्फिक्ट्री है, कितने डिग्री में अनफिट कर सकते हैं। तीनों तरीके से एग्जाम, पहली बात तो कर्वेचर में चेक होता है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम इसी तरीके से चेक होगा। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग मोबाइल फोन के प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। कंटिन्यूअसली हम लोग दो दो तीन तीन घंटे मोबाइल फोन को चलाते हैं। सो यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन चीज हो गई है कि वो अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। जब आप वन लेग वेट बियरिंग टेस्ट करते हैं, तो आप पीछे से जब किसी कैंडिडेट को देखते हैं, तो आपका हिप जो है वो सिमेट्रिक ना होके अनइवन हो जाता है। बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सक्सेना सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन अगेन एंड कमिंग एंड ग्रेसिंग अस बाय योर प्रेजेंस अगेन। आप पिछली बार आए थे एस्पिरेंट्स, आज तक उस वीडियो पे लिखते हैं सर का एड्रेस दे दो, सर का एड्रेस दे दो, जबकि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। बट अगेन गाइज, फॉर दोज हु डोंट नो, डॉक्टर सक्सेना सर स्पेशलाइजेज इन डिफेंस रिहेबिलिटेशन एंड वो हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं एंड काफ़ी हमारे नोन एस्पिरेंट्स हैं जिनकी सर ने हेल्प की है थ्रू फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन। एंड सर इज़ अ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। उनका खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर है, एनएलगिया फिजियोथेरेपी सेंटर इन देहरादून। द लिंक, ऑल द डिटेल्स, नंबर, एड्रेस इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। सर काफी सालों से डिफेंस एस्पिरेंट्स जो रेकमेंडेड हैं या जो फौज में जाने की इच्छा रखते हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं टू गेट मेडिकली फिट। एंड उनका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन भी सर कंडक्ट कराते हैं देहरादून में। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट। बट इस वीडियो में सर हैज एक्सेप्टेड व्हाट वी रिक्वेस्टेड हिम कि एक वो वेबिनार जैसा कंडक्ट करे कि व्हाट ऑल डिफॉर्मिटीज आर देयर व्हिच कैन बी क्योर्ड थ्रू मेडिसिन, जो सर जिसमें स्पेशलाइज करते हैं। लाइक इन दिस वीडियो हम इसको पार्ट्स में सर कंडक्ट करेंगे। लाइक फर्स्ट पार्ट वुड बी एग्जामिनेशन ऑफ योर स्पाइन, जो स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज हैं, फिर अपर लिम्स, लोअर लिम्स, चेस्ट एंड देन अदर थिंग्स जैसे हाइपरहाइड्रोसिस वगैरह। सर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नॉक नीज, हाइपरहाइड्रोसिस और क्यूबिटस वैल्गस, ये सर सबका इलाज करते हैं एंड इनका काफी अच्छा फीडबैक है। सो डू चेक देम आउट। सर, थैंक यू सो मच। ऑन टू द वीडियो। थैंक यू सर। एसएसबी के बाद सबसे पहला जो आपका सेक्शन है वो होता है मेडिकल बोर्ड का, मेडिकल एग्जामिनेशन का। इस मेडिकल एग्जामिनेशन में हर तरीके का आपको एग्जामिनेशन होता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है। सो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को वीडियो फोटोग्राफी के माध्यम से आपको एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक लिंक, एक एक चीज आपको समझ में आए। देखना मतलब वो कभी कभी ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं कि ये टर्म लिखा क्या है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक एक चीज समझ में आएगी, किस किस चीज में अनफिट कर सकते हैं, क्या रेंज ऑफ मोशन है, कितने डिग्री में सेटिस्फिक्ट्री है, कितने डिग्री में अनफिट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन से। हमारा पहला टाइटल जो है स्पाइन। स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ज्यादा कमियां अगर निकाली जाती हैं तो वो हमारे स्पाइनल कॉलम में। और स्पाइनल कॉलम, आज की जो हमारी सीडेंट्री लाइफ हो रही है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम बहुत सफर करता है। इसमें तमाम तरीके की परेशानियां, दिक्कतें सब आती हैं। एक्सरेज पूरे निकाले जाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक हो गई है। सो किसी भी कैंडिडेट, किसी भी डिफेंस एस्पायरेंट को लेने से पहले हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन करते हैं। ऑर्थो सबसे, सर्जिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या कह रहा है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन कर्वेचर ऑफ स्पाइन। सो अगर इस किसी को समझना है तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कर्वेचर ऑफ स्पाइन हमको, देखिए आप इस वीडियो में देख रहे हैं जहां पे आपको कर्वेचर ऑफ स्पाइन दिख रहा है,
सो जो हमारे स्क्रीन पे डॉर्सल देखिए लिखा हुआ है, उस स्पाइन के कर्व को देखिए लॉन्गिट्यूडनली वर्टिकली हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। जो अपर पार्ट है वो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा का पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है वो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा का पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है वो लंबर का है। लंबर वर्टिब्रास हैं उसमें। और नीचे देखिए पिंक कलर में सेक्रम आपको दिख रहा है, और लाइट येलो कलर में कॉकिक्स रीजन दिख रहा है। तो डॉर्सल और वेंट्रल अगल बगल दो आपको वीडियो फोटो में दिख रहे होंगे, दो फोटोग्राफ दिख रहे होंगे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, एक आगे से दिख रहा है और एक पीछे से दिख रहा है। और ठीक उसके बगल में लैटरल कंपार्टमेंट है। तो ये तीनों तरीके से एग्जाइन पहली बात तो कर्वेचर में चेक होता है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम इसी तरीके से चेक होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसके डिटेल्स देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके कर्वेचर ऑफ स्पाइन में हमने लेटरल कर्वेचर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए सर्वाइकल स्पाइन आपको 7 दिख रही हैं, थोरेसिक आपको 12 दिख रही हैं, लंबर आपको 5 दिख रही हैं, सेक्रम आपको फ्यूज्ड कॉकिक्स के साथ दिख रही हैं 5 और 4 9, यानी कि टोटल 33 वर्टिब्रास इन स्पाइन नंबर ऑफ। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ में 30, और इतने ही एग्जामिनेशन, इतना ही प्रॉपर एग्जामिनेशन जैसे इसमें दिखाया जा रहा है वीडियो में, जैसे इसमें पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक ऐसा ही आपको वहां पे एग्जामिनेशन होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज सर्वाइकल रिप, सबसे ज्यादा कॉमन जो एक अनड्यू अननेसेसरी कह सकते हैं कि ये आपको मालूम तो नहीं होता है, लेकिन लगभग मेजोरिटी में 10 बच्चों का अगर हम मेडिकल करते हैं तो एक अनुमान के तौर पे मान के चलिए कि 2 बच्चों का या एक बच्चों को सर्वाइकल स्पाइन जो होता है उसमें एक सर्वाइकल रिप पाई जाती है। अब देखते हैं हम सर्वाइकल रिप है क्या। तो सबसे पहले आप इस टाइटल सर्वाइकल रिप के ठीक नीचे देखिए C7 वर्टिब्रा आपको दिख रही है। और सर्वाइकल रिप टाइप 1 सर्वाइकल रिप आप इसमें पढ़ सकते हैं कहाँ पे, एक गोलाकार, यानी कि जो रिप्स होती हैं हमारी 12 पेयर ऑफ रिप्स होते हैं, 7 ट्रू होते हैं, 5 फॉल्स होते हैं। सो उसमें एक एक्स्ट्रा रिब होती है, उसको हम लोग सर्वाइकल रिब कहते हैं, जो ठीक ऊपर क्लेविकल बोन के आपको दिख रही होगी, फर्स्ट रिब के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो नर्व कंप्रेशन होता है या ब्लड वेसल्स आर्टरीज में कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग अनफिट जो है टीआर में पा जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में देखिए एक आपको बोन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही होगी, जो टाइप 3 से थोड़ी छोटी है, बट टाइप 1 से थोड़ी बड़ी है। और इस तरीके से आप टाइप 4 पे पहुंचते हैं, यहाँ पे जाके ये फ्यूज्ड हो जाती है। सो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 चारों तरीके की सर्वाइकल रिब में आपको अनफिट मिल जाता है। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। प्रॉपर एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन करने के बाद यदि कोई कमी नहीं पाई जाती है तो आप इसमें AMB में फिट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको मेरा पूरा पर्पस आपको सीधा साधा परिचय कराना इसलिए था, क्योंकि ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर्वाइकल रिप की वजह से अनफिट क्यों कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखिए एक और एक्सरे, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो एक्सरे दिखा रही है आपको सर्वाइकल बोन का एक्सरे। तो इस एक्सरे में यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रीन कलर का आपको एक एरो दिख रहा है और एक ब्लू कलर का एरो दिख रहा है। ये ग्रीन और ब्लू कलर के एरो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सर्वाइकल बोन जो है, क्लेविकल बोन ये है, और इसके जस्ट ऊपर आपको सर्वाइकल रिब दिख रही है। ये एक्सरे शो करता है। तो एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ये तीनों चीजें करने के बाद अगर कोई कमी नहीं आती है तो फिर आपको AMB में फिट कर देते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए हम लोग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बताते हैं जिसमें हम एक नॉर्मल कर्वेचर को लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको एक नॉर्मल कर्वेचर दिख जाएगा। इसके बाद आप देखिए एक लार्डोसिस कर्वेचर दिखेगा, जिसमें लंबर स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा आगे की तरफ काफी झुका हुआ है, आगे की तरफ बेंड है।
तो इस वजह से इसमें लंबर लार्डोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे जैसे लंबर लार्डोसिस की प्रॉब्लम ये दिख रही है, इसमें नर्व कंप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द जाने लगता है, रेडिकुलोपैथी होने लगती है और डिस्क आपकी कंप्रोमाइज करती है। इसको हम लोग लंबर लार्डोसिस कहते हैं। ठीक इसके बगल में आपको एक फोटोग्राफ दिखेगा नंबर 3 पे। इसको कहते हैं काइफोसिस, यानी कि हमारा पीठ का जो हिस्सा होता है। कई बारी हम लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं या लिखा पढ़ी का काम ज्यादा करते हैं, राइटिंग का काम ज्यादा करते हैं, तो हम लोगों का जो पीठ का हिस्सा होता है, दोनों स्कैपुला के बोन के बीच में एक पीठ का जो हिस्सा होता है वो ज्यादा कर्व ले लेता है। तो इसको हम लोग काइफोसिस कहते हैं। और ठीक इसके बगल में आपको स्पाइन में देख रहे हैं, सबसे आखिरी फोटोग्राफ देखिए जिसमें एक पिक्चर में आपको देखिए बॉडी की टिल्टिंग दिखा रही है। तो ये राइट साइड भी हो सकती है और लेफ्ट साइड भी हो सकती है। तो इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, लीवोस्कोलियोसिस एंड डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस। सो वो आपको प्रॉपरली स्कोलियोसिस भी दे सकते हैं, लीवोस्कोलियोसिस, डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस भी दे सकते हैं, बट डोंट वरी, सब क्यूरेबल है। सभी चीजों का अच्छे से इलाज संभव है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके टीआर वगैरह अगर जब इशू भी हो जाते हैं तो हम लोग इसको बाद में 42 डेज में रेक्टिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। स्पाइंडाइलोलिस्थेसिस L5/S1 इज अ वेरी कॉमन थिंग। ये हम लोगों को सबसे पहले एग्जामिन करना पड़ता है कि वर्टिब्रल कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, एक रेड कलर का जो मार्क है, ये L5 वर्टिब्रा आपकी नॉर्मल है और S1 आपकी जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गई है। तो S1 के ऊपर L5 जो आ गई है, इसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रा हो गया है। ये फ्लाइंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अब पहले फ्लाइंग के लिए था, लेकिन अब फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों में ही स्पेंडाइलोलिस्थेसिस को फिट नहीं करते हैं। पहले क्या था कि स्पेंडाइलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 ग्राउंड ड्यूटी के लिए फिट हो जाता था, ग्रेड 2 से अनफिट करते थे, और फ्लाइंग के लिए ग्रेड 1 भी अनफिट था। बट अब थोड़ी चेंजेस आ गए हैं मेडिकल पॉलिसीज में, जिसमें कि ग्राउंड ड्यूटी पे भी अब स्पेंडाइलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 अनफिट ही माना जाता है। सो आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा। वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा का मतलब एक बहुत छोटा सा समझ लीजिए कि कभी आप क्लोज कॉम्बैट गेम खेलते हो, जिसमें जैसे रेसलिंग है या जूडो है या इस तरीके का कोई गेम आप खेलते रहे हो, और आप फाइट के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पे कभी गिर गए हो या फोर्सफुली किसी ने आपको पटक दिया हो, तो उसमें हड्डी का एक हिस्सा जो होता है कॉम्प्रेस हो जाता है और वो कंसीडर किया जाता है फ्रैक्चर के रूप में। सो इसलिए वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा जो होता है, दैट इज ऑल्सो अनफिट, दैट इज ऑल्सो अनफिट फॉर आर्म फोर्सेस एंड डिफेंस सर्विसेज। सो पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा जो है वो टूट के अलग हो गया है और रेड रेड जो है वो आपको इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, दैट इज वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा। प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, PIVD। सो मैं आपको इसके अंदर के आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। पिक्चर में आप देख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिस्क प्रॉब्लम। नॉर्मल डिस्क सबसे ऊपर आपको दिख रही है, इसके बाद आप नेक्स्ट जब आप डिस्क पे जाएंगे दैट इज डीजेनरेटेड डिस्क। तो डीजेनरेटेड डिसीज ऑफ स्पाइन बहुत कॉमन है, इसमें डिस्क भी कंप्रोमाइज करती है। बल्जिंग ऑफ डिस्क का मीन्स होता है हल्का सा बल्ज आउट, यानी कि एक डिस्क की पेरीफेरी में एक स्वेलिंग सी आ गई और जो आपका लिक्विड पार्ट है वो बाहर की तरफ कंप्रेस हो गया है। द थर्ड फोर्थ वन इज हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क में कंप्लीटली डिस्क जो है वो आपकी हर्निएशन हो गया है, यानी कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क आपकी प्रोलैप्स हो गई है, वहां से फट गई है, गद्दी जो होती है वो आपकी फट गई है, यानी कुशन शॉक ऑब्जर्विंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसके बाद हम देखेंगे थिनिंग ऑफ डिस्क, यानी कि डिस्क अपने नॉर्मल साइज से, डेंसिटी से बहुत पतली हो जाती है, जिसकी वजह से भी नर्व कंप्रेशन आता है, स्पाइनल रूट कंप्रेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं डिस्क डीजनरेशन विद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं ऊपर की सारी जो वर्टिब्रा हैं वो बहुत
प्रॉपर एंड स्मूथ है, और लास्ट वाली जो L5 वर्टिब्रा है उसमें रिजेस आपको ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिल रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ कारण ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन इन SMB और AMB. सो आई होप कि आप इस डायग्राम को देख के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये इस तरीके के एग्जामिनेशन आपकी स्पाइन में किए जाएंगे. नाउ वी मूव टू अनदर स्लाइड, दैट इज रेडियोग्राफिक व्यू ऑफ PIVD. आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इसको. कहाँ कहाँ देखिए, लास्ट में L5 वर्टिब्रा के पास आप जब जाएंगे, डिस्क बल्जिंग भी आपको दिख रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के पास. वर्टिब्रल बॉडी भी आपको शो करी जा रही है, और सारी चीजें इस एक्सरे में आपको MRI के में शो हो रही. देखिए आजकल दौर में डेंसिटी बहुत लो हो गई है. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, स्केमुरल नोड्स. इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ करके आपको बताता हूँ. हमारे में आजकल डेंसिटी बहुत लो हो गई है बोन्स की. सो वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, पहले के मुकाबले जो रीढ़ की हड्डी की हमारी, जिसको हम एडजेसेंट वर्टिब्रा कहते हैं, यानी हिंदी में गुरिया कहते हैं, वो कहीं हद तक कमजोर हो रही है, वीक हो रही है. सो उस वीकनेस की वजह से क्या हो रहा है कि हमें नोड्स, दैट इज ए इंफ्लेमेटरी प्रोसेस. यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 1A में डिस्क के, जहां आप येलो एरो देख रहे हैं, ठीक नीचे आपको एक हल्का सा डिप्रेशन दिखेगा. ठीक टाइप 1B में जब आप जाएंगे, वो डिप्रेशन थोड़ा सा येलो मार्क देखिए बढ़ गया है. सो ये वर्टिब्रल कॉलम में छोटा छोटा सा आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा. ये डेंसिटी की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. और 1C में जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक प्रॉपर गड्ढा मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं. ये वर्टिब्रल कॉलम में एक छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है. 1D में जाएंगे तो ये ऊपर और नीचे भी आपको येलो मार्क देखिए वहां पे दिखेगा, और 1E में पूरा वर्टिब्रा जो है खुरदुरा खुरदुरा सा लग रहा है. दीज ऑल कम्स इन डीजनरेशन, और ये हमारे स्टिमुरल नोड्स कई बच्चों को अनफिट करवा चुके हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, बहुत प्रॉपर लेना पड़ता है. सो इसलिए डू फाइंड आउट योर सेल्फ कि अगर ऐसा कुछ है, आप TR का इंतजार ना करें, पहले ही इसको ठीक कर लें, पहले मेरे पास आ जाएं, ताकि ये आपको बाद में परेशान ना कर सके. हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. फिर इसमें देखेंगे एक स्क्यूमरल नोड्स इन एडवांस स्टेज. आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम सीडेंटरी लाइफ जिनकी होती है, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, या बहुत ज्यादा इस टेबल पे, स्टडी टेबल पे बैठे रहते हैं लंबे लंबे समय तक, 8 8 10 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं. ये उनके साथ बहुत कॉमन हो गया है. और इस बीच में मैंने मेडिकल्स में देखा है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वर्टिब्रल कॉलम में बहुत ज्यादा आ रही हैं, इससे बच्चे बहुत अनफिट हो रहे हैं. स्क्यूमरल नोड्स इन एडवांस स्टेज, पिक्चर A में आप देखिए और पिक्चर B में आप देखिए, दोनों में आपको कितने डिप्रेशंस मिलेंगे, कितने ब्लैक स्पॉट मिल रहे हैं MRI की फाइंडिंग्स में. ये सब मेरे यहाँ पे बच्चे आते हैं, ये सब उन्हीं लोगों से मैंने आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ, ताकि आपको समझाने के साथ साथ दिखाया भी जा सके. और ये बहुत एडवांस एक इंटरव्यू है जिसमें आपको ये सब चीजें मिल जाए. नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड अवर, दैट इज एंड प्लेट चेंजेस, विच आई हैव टोल्ड अर्लियर कि एंड प्लेट चेंजेस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं. देखिए आपको ब्लू स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, स्टार्स, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि डेंसिटी इतनी कमजोर होती जा रही है कि वहां पे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अपर साइड और उस दूसरी वर्टिब्रा के लोअर साइड पे आपको व्हाइट मार्क्स दिख रहे हैं. ये हमारी जो बोन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ये कहीं ना कहीं सफर करती हैं. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मेडिकल अनफिट का. नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट प्लेट, दैट इज इन प्लेट चेंजेस ऑल्सो. ये भी MRI का ग्राफ है. ग्राफ से आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है इस बच्चे को. ओके, नाउ वी कम इन LSTV, लंबोसेक्रल ट्रांसिएंट वर्टिब्रा क्लासिफिकेशन. ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है. मेजॉरिटी ऑफ फ्लाइंग कैंडिडेट्स आर सफरिंग फ्रॉम LSTV. इनको LSTV के लिए वन वन टाइप 1A B, टाइप 2A B, टाइप 3A B एंड टाइप 4. इसमें आप दे सकते हैं कि टाइप
1A में स्पाइनस प्रोसेस इनकम्प्लीट है। आप देखिए टाइप 1A में आपको जो लेफ्ट साइड का स्पाइनस प्रोसेस है प्रॉपर दिख रहा है, और राइट साइड का स्पाइनस प्रोसेस इनकम्प्लीट है। दैट इज टाइप 1A एंड टाइप 1B। नाउ वी कम इन टाइप 1B। 1B में आपको राइट साइड का स्पाइनस प्रोसेस क्लियर दिख रहा है, और लेफ्ट साइड का स्पाइनस प्रोसेस जो है वो फ्यूज्ड दिख रहा है सेक्रम के साथ। और अब हम चलते हैं टाइप 2A पे। टाइप 2A में जो लेफ्ट साइड का स्पाइनस प्रोसेस है वो कंप्लीट फ्यूज्ड हो गया है, और लेफ्ट साइड का बच गया है। टाइप 2B में जब आप देखेंगे तो टाइप 2B में दोनों तरफ के स्पाइनस प्रोसेस जो हैं वो सेक्रम के साथ फ्यूज्ड हो गए हैं। टाइप 3 में आइए, ए में जब आप पिक्चर में जाएंगे तो फ्यूजन इतना बढ़ गया है कि वो स्पाइनस प्रोसेस के साथ कंप्लीटली फ्यूज होके मूव की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और टाइप 3B में दोनों तरफ के जो स्पाइनस प्रोसेस हैं सेक्रम के साथ कंप्लीटली फ्यूज हो चुके हैं, और मूवमेंट बिल्कुल नहीं है वहां पे। टाइप 4 में आप देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो लास्ट में सेक्रम वर्टिब्रा है उसके साथ टाइप 4 में फ्यूज्ड है, और एक तरफ का पोर्शन जो है वो आर्टिकुलेशन कर रहा है। सो ये क्लासिफिकेशन आप लोग अपने दिमाग में रखिए। हालांकि ये क्लासिफिकेशन आपको नॉर्मली ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, बट ये मैंने उनके लिए डाला है जिनको टीआर इशू हो जाता है, क्योंकि इसके पहले इसको एग्जामिन कराने का एक ही तरीका है। आप मेरे पास आएंगे, यहाँ पे एग्जामिन कराएंगे, लेकिन इस तरीके से बिना उसके ये एग्जामिन नहीं हो पाएगा। सो इट इज जस्ट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट देयर temporary rejection in LSTV. So that is because now we move in our next slide. That is the एक्सरे डायग्राम ऑफ LSTV। सो मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखा सकता हूँ। दो एरो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पाइनस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन में ही आता है इसके। ये भी लंबो सैक्रल ट्रांसिएंट वर्टिब्रा का क्लासिफिकेशन का एक्सरे मॉडल है। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्पाइना बाइफिडा। मैंने पिछले एक साल में कम से कम 3 से 4 केसेस के भी देख रखे हैं। सो स्पाइना बाइफिडा में देखिए एक बहुत अच्छी सी बात है कि पहली बात तो अगर ये मैलिग्नेंट है, स्पाइना बाइफिडा ओपन है, मैलिग्नेंट है, ग्रो कर रहा है, तो फिर आप अनफिट हैं। और स्पाइना बाइफिडा अगर बेनाइन है, किसी भी तरीके की ग्रोथ उसमें नहीं देखी जा रही है, प्रोग्रेसिव नहीं है, सो उसके में बाद सारे एग्जामिनेशन MRI CT स्कैन एंड एक्सरे करने के बाद आपको फिट कर दिया जाएगा। और अगर उसकी वजह से कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई नर्व कंप्रेशन, उसको खत्म भी किया जा सकता है। बहुत कॉमन चीज है ये स्पाइना बाइफिडा। अब आप देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में स्पाइना बाइफिडा ऑक्यूलटा, वेरी वेरी कॉमन अमंग ऑफ ऑल डिफेंस एस्पायरेंट। बट लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड में मेनिंजियोसील दिख रहा है आपको, ये एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ट्यूमर ग्रोथ है। और माइलोमेनिंजियोसील ये आपके नर्व की एक्स्ट्रा ग्रोथ भी दिखा रहा है, शो कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आपकी ग्रोथ ले चुकी है। सो इतना, लेकिन अगर आपके होगा तो आप देखिए ऑक्यूलेटा तक तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको ना मालूम हो, बट अगर मेनिंजियोसील और माइलोमेनिंजियोसील स्टेज में तो आपको पहले ही मालूम चल जाएगा, क्योंकि वो अलग से उठान भी है पेशेंट के। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाल के दिनों में ये भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक आ गया, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। पहले इतना कैनाल स्टेनोसिस पे इतना ध्यान नहीं देते थे, पर फ्लाइंग के बच्चों के लिए क्या कहें, फ्लाइंग या ग्राउंड ड्यूटी अब चूंकि कॉमन हो गया है एग्जामिनेशन। पहले फ्लाइंग के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता था, पहले बहुत हार्ड कोर एग्जामिनेशन होता था स्पाइन का, बट अब ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी मोर ओवर ऐसा ही कर दिया है लोग ने मेडिकल पॉलिसीज में। तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में हमारी जो स्पाइनल कैनाल है वो बहुत नैरो हो जाती है, और उसके नैरो होने की वजह से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है और सारी स्पाइनल नर्व्स हैं सब सफर करती हैं। सो नैरो होने की वजह से रेडिकुलोपैथी यानी कि पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द जाना, हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो, बट अगर एग्जामिनेशन में ऐसा पाया जाता है, सो आई होप कि उसमें भी आपको अनफिट मिल जाता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अवर।
स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का मैंने डायग्रामेटिक व्यू डाला है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो कैनाल है वो किस तरीके से दिख रही है, और स्टेनोसिस यानी कि जो आपका डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि नैरो होने के बाद आपकी मेन कैनाल कितना कंप्रोमाइज कर रही है। आप आराम से देख सकते हैं इसको। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्पॉन्डिलोसिस। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। इतना कॉमन मेरे ख्याल में स्पाइन में कुछ भी नहीं है, ना स्पॉन्डिलोसिस है। आजकल की सेडेंटरी लाइफ में प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम काफी सफर करता है, इसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो आर्टिकुलेशन में माल फंक्शन हो जाना, या वर्टिब्रल कॉलम का एडजेसेंट वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेशन ना प्रॉपर बैठा पाना, या जहां से आप कहीं खेल में आप कभी गिरे हों उसकी वजह से स्पाइनल कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाती है, दैट ऑल कम्स इन स्पॉन्डिलोसिस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, वर्टिब्रल कॉलम एनोमलीज। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग मोबाइल फोन के प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। कंटिन्यूअसली हम लोग दो दो तीन तीन घंटे मोबाइल फोन को चलाते हैं। सो यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन चीज हो गई है कि वो अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर का टाइम था, कंप्यूटर बहुत ज्यादा, लैपटॉप बहुत ज्यादा था, पर आज के दौर को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि मोबाइल फोन के उपयोग को हम लोग जितना कम करें उतना बढ़िया है, जब तक सिलेक्शन ना ले लें। सो आप नेक के पास एक बहुत अच्छे से बेंडिंग देख रहे होंगे, एक्सरे डायग्राम में देखिए, नेक के पास आपको एक बेंडिंग दिखेगी। ये बेंडिंग जो होती है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसकी वजह से हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और ये एक्सरे में साफ आपको दिख रहा है। सो मेरी आपसे अपील है, मोबाइल फोन के उपयोग को बहुत कम करें, सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम दें, अपने फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा दें। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन। अब आप देखिए, इसमें कोई बीमारी के बारे में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ, मेरा आपसे, जो मैंने कर्वेचर ऑफ स्पाइन इसको शुरू में बोला था, सो मैं अब इसको कंक्लूड करते हुए, स्पाइनल कॉलम के पोर्शन को कंक्लूड करते हुए, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन इसलिए दिया है कि जितने भी वर्टिब्रल बॉडीज हैं वो इन्हीं से होके, देखिए इसी तरीके की कर्वेचर इसी तरीके की बॉडीज में होती हैं, सेगमेंट में होती हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये बहुत यूजफुल ना हो आपके लिए स्लाइड, बट लेकिन मैं चूंकि कंक्लूड करना है तो मैंने डालना इसको उचित समझा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम्ब। सो जब हम स्पाइन के पार्ट को खत्म करते हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी एसएसबी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी एसएमबी में जा रहे हैं या एएमबी में, स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम, ऑल कम्स इन क्योरेबल लेवल। तो आप लोग बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए आप लोग को डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, पॉइंट मिलता है और फिर सीधे गूगल सर्च करते हैं, गूगल में बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं। फिर आप सिविल डॉक्टर्स और अदर डॉक्टर्स और सबके उसमें रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, तो आप टाइम अपना वेस्ट करते जाते हैं, और क्राइटेरिया लोगों को नहीं मालूम होता है कि कितना क्राइटेरिया किसके लिए सेट है। तो डिफेंस में एक क्राइटेरिया सेट है, उस क्राइटेरिया को सब लोग नहीं जानते, इस वजह से उन्हें दिक्कत हो जाती है। सो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी समस्या को समझ लें और फिर उसके बाद संबंधित इलाज के लिए जाएं, ताकि समय से आप ठीक हो पाए। सो अब हम बात करेंगे अपर लिप की। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे बहुत कॉमन सा फैक्टर है, ड्रूपिंग शोल्डर। नॉर्मल अलाइनमेंट से अगर आप ड्रूपिंग शोल्डर के अलाइनमेंट को जब कंपेयर करेंगे, तो आप अपने शोल्डर को देखिए, ब्लेड को देखिए, आप स्कैपुला को देखिए, स्कैपुला आपकी डाउनवर्ड्स दिखेगी आपको, और शोल्डर आपको डाउनवर्ड्स दिखेगा। तो ये हम लोग इसका अगर एक बहुत छोटा सा टेस्ट करना चाहें, तो हम लोग अपने आप को शीशे में देखें। अगर हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट जो है वो इक्वल है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक शोल्डर हमारा ऊपर, एक शोल्डर हमारा नीचे जा रहा है, माइनर सा भी, तो दैट कम्स इन ड्रूपिंग शोल्डर। ये आजकल
बहुत कॉमन हो गया है, और ये एसोसिएट होता है वर्टिब्रल कॉलम में स्कोलियोसिस से। सो मोर ओवर जरूरी नहीं है कि ड्रूपिंग शोल्डर में मसल्स ही कमजोर हों हमारे शोल्डर की या हमारे स्केपुलर रीजन की। वो कभी कभी स्पाइनल कर्वेचर की वजह से भी सूडो ड्रूपिंग शोल्डर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपको पूरा अच्छे से मैंने एग्जामिन करके दिखा दिया। ये एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को मैंने लिया, एक शोल्डर इसका देखिए आप अपवर्ड्स दिखा रहा है, एक शोल्डर इसका डाउनवर्ड्स दिखा रहा है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, फोटोग्राफ के जरिए कर सकते हैं या आईने में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर। देखिए, शोल्डर के भी प्रॉपर एग्जाम 360 एग्जामिनेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन होता है, शोल्डर के बहुत एग्जामिनेशन होते हैं। सो बाई फोटोग्राफ मैंने आपको तीन चीजें दिखाई। अपने हाथ को आप अपनी गर्दन के पीछे ले जाके भी एग्जामिन कर सकते हैं, अपने हाथ को अपनी पीठ के तरफ ले जाके भी एग्जामिन कर सकते हैं नंबर बी में, और सी में आप अपने एक हाथ को अपने दूसरे कंधे के ऊपर रख के भी एग्जामिन कर सकते हैं। अगर इन तीनों में कोई डिफिकल्टी होती है तो दैट मीन्स आपको रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर है। और 360 डिग्री पे जैसे एक गेंदबाज अपने आर्म्स को पूरा फुल आर्म 360 डिग्री पे घुमाता है गेंद फेंकने के लिए, सो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई पेन आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही, दैट कम्स इन रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी शोल्डर डिसलोकेशन। बैडमिंटन खेलते समय या क्लोज कॉम्बैट गेम खेलते समय किसी भी वक्त अगर हम कभी गिर जाते हैं तो हमारा यूजुअली शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो रिलोकेट तो हम करवा लेते हैं, प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, 20-22 दिन के हम नॉर्मल स्लिंग पे चले जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें पेन में सिम्टोमेटिकली आराम मिल जाता है, शोल्डर भी हमारा रिलोकेट हो जाता है, बट मसल्स और लिगामेंट के लूज होने की वजह से बार बार हमारा शोल्डर जो है सबलक्स हो जाता है। कंटिन्यूअसली सबलक्सेशन की वजह से या डिसलोकेशन की वजह से वो गर्डल जो होता है, शोल्डर गर्डल, वो वीक हो जाता है। तो ये हमें पता नहीं चलता है, काम काज में हम लोग काम करते रहते हैं, जब एग्जामिनेशन होता है तो शोल्डर गर्डल हमारा वीक होने की वजह से डिसलोकेशन या सबलक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से शोल्डर डिसलोकेशन आप समझ सकते हैं। शोल्डर का आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, सारी मसल्स को समझ सकते हैं, और देखिए कहाँ से शोल्डर गिर के नीचे की ओर आ गया है। अपने आप शोल्डर को हाथ लगा के अगर यहाँ पे कोई गड्ढा आपको दिख रहा है, कोई हॉलो स्पेस दिख रहा है, कोई गैप दिख रहा है, और अगर थंब के प्रेशर से पेन आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज शोल्डर डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। आगे बढ़ते हैं। विंगिंग ऑफ स्कैपुला। देखिए, आप सब लोग नॉर्मल स्कैपुला में आपको पीछे दोनों स्कैपुला की बोन्स जो है वो पैल्पेट नहीं हो पाएंगी, प्रॉपरली निकली हुई नहीं होगी। बट इन विंगिंग ऑफ स्कैपुला जब मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं तो वीकनेस की वजह से हमारी स्कैपुला जो है वो बाहर की तरफ टिल्ट हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, और वो एक तरफ नीचे भी गिर जाती है मसल वीकनेस की वजह से। इसको हम ऑफ स्कैपुला कहते हैं, ये बहुत कॉमन होता है। नंबर 2, नेक्स्ट स्लाइड पे ये आजकल इसकी भी प्रॉब्लम आने लगी है कि एल्बो को हम लोग जब चेक करते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड एल्बो और हाइपर एक्सटेंशन एल्बो। ये हाइपर एक्सटेंशन एल्बो आप देख सकते हैं 180 डिग्री से 15 डिग्री ऊपर बढ़ गया है, तो ये 195 डिग्री हो गया एल्बो एक्सटेंशन करते समय, और 158 डिग्री आ रहा है 180 के बजाय। नेक्स्ट में देखिए आप 180 डिग्री नॉर्मल होना चाहिए और ये 158 दिखा रहा है। सो इसको एग्जामिन करने के लिए एक हाथ को अपने सीधे करके और दूसरे हाथ से ऐसे दबाना पड़ता है नीचे। पूरा प्रेशर देंगे तो ये हाइपर एक्सटेंशन चला जाएगा, और अगर पूरा प्रेशर देने के बाद भी 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एल्बो का पॉइंट बन सकता है। अच्छे से फोटोग्राफ देखते रहिए और एग्जामिन करते रहिए। नेक्स्ट, पूरे मेडिकल में सबसे अगर कोई पॉइंट मिलता है तो वह है क्यूबिटस वैलिस। आप देख सकते हैं सबसे पहले पिक्चर में आप एक नॉर्मल हैंड को देखिए, अपर लिम्ब में नॉर्मल जो आर्म्स का जो कोलेब्रेशन है वो एल्बो से, फोर आर्म का कोलेब्रेशन जो है वो हैंड से है, तो ये नॉर्मल है। इसके बाद आप देखिए वेल्गस डिफॉर्मिटी आपको
मिड लाइन पे दिख रही है, एक हैंड दिख रहा है आर्म से, और एल्बो देखिए एंगल को चेंज कर रहा है, दैट इज क्यूबिटस वैल्गस डिफॉर्मिटी। ये 15 डिग्री तक नॉर्मल एक्सेप्ट की जाती है, 15 के ऊपर आपको वेल्गस डिफॉर्मिटी दे दी जाती है। और तीसरे पिक्चर में आप क्यूबिटस वेरस डिफॉर्मिटी देख रहे हैं। यहाँ एल्बो ज्वाइंट जो है, एल्बो ज्वाइंट से फोर आर्म जो है वो बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। तो 5 0 से लेके 5, अगर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो ये वेरस डिफॉर्मिटी जो है वो तीसरे वाले पोर्शन में आपको अंदर की तरफ दिख रही है। वो है जो बीच में देख रहे हैं, इट इज क्यूबिटस वेल्गस, ये बाहर की तरफ अपोराम आ रहा है। नॉर्मल में आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा एक आर्म दिख रहा है, इसमें 15 डिग्री तक की छूट दी जाती है। और क्यूबिटस वेरस में आपको 0 to 5 कंसीडर किया जाता है, इसके बाद अनफिट कर दिया जाता है। बहुत कॉमन है, बहुत आराम से देख के इसको करिए, और फिर क्योरेबल तो है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी पे हम लोग चलते हैं, लॉस ऑफ फिंगर। गांव में अक्सर करके या किसी वजह से हम लोग अपनी एक छोटा सा पार्ट फिंगर का कट कर देते हैं, कट हो जाता है कभी मशीन से या किसी चीज से। सो लॉस ऑफ फिंगर भी एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसमें दिक्कत तो पेश कोई होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये परमानेंट रिजेक्शन का कारण होता है। वीडियो आप रेडियोग्राफिक व्यू में देख सकते हैं, आगे कट है, देखिए आर्टिकुलेशन है जॉइंट का। मिडिल फिंगर में देखिए आप आर्टिकुलेशन है, बोन है, बट एब्सेंस ऑफ कंप्लीट फिंगर, सो दैट कम्स इन लॉस ऑफ फिंगर। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, आप दोनों अपनी हाथ की उंगलियों को जब आप टाइट करते हैं, तो आपको आगे वाला जो पार्ट होता है फिंगर का, जो नेल वाला पार्ट होता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं वो आपस में सही आर्टिकुलेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो जाती है। रिजेक्शन का ये भी बड़ा कारण है। पैलेट फिंगर इसके साथ स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, चलिए नहीं है। कभी आपने क्रिकेट खेला हो या कोई ऐसी गेंद आपके यहाँ पे आके लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है और हल्की सी बेंड हो जाती है फिंगर, कोई एक फिंगर या बेंड हो जाती है लाइक दिस, तो ये मैलेट फिंगर में जाता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको एंगल दिखाए हैं, आप देख सकते हैं फिंगर के एंगल को, फिंगर के जॉइंट के एंगल को। डॉर्सो इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के बीच में आपको एक एंगल बन रहा है, दैट इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। आई होप आप सब लोग देख के समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ये इसका बहुत अच्छा सा एक, मैंने एक्सरे लिया था एक बच्चे का था, आर्टिकुलेशन आप देख रहे हैं कितना गलत हो गया है, और इस तरीके से तो रेडियोग्राफिक व्यू निकाल के फिर इसको करेक्ट करने का काम। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लिम्ब लेंथ। देखिए दोनों हाथ की जो लंबाई है, शोल्डर गर्डल से एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट, ये दोनों हाथों की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें कहीं छोटा बड़ा है तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कहते हैं इसको। सो लिम्ब हमेशा दोनों बराबर होनी चाहिए, और ये भी एक अनफिट का कारण बन जाता है। नाउ वी टू द अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टॉर्टिकोलिस। ये कॉमन तो नहीं है, मैं कहता हूँ करीब मान के चलिए 1000 में 1500 में कहीं किसी को अगर हो तो हो, लेकिन समस्या तो समस्या होती है, बताना मेरा काम। सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हैं। आप टॉर्टिकोलिस में जब भी शीशे के सामने जाएंगे तो आपकी नेक एक तरफ की तरफ झुक होगी, यानी कि वहां की मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ acute टॉर्टिकोलिस। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बहुत सारे बच्चों को यंग एज में या और अर्ली चाइल्डहुड में हो चुका होता है। कभी नेलिंग, कभी प्लेटिंग होती है, या कभी भी हम लोग एक्सरे में देखते हैं कि अभी अनहील्ड है अंदर बोन अपनी, या फिर कहीं से माल माल फ्रैक्चर है, माल यूनियन है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अनफिट का। कि अगर प्लेटिंग है आपके तो प्लीज काइंडली रिमूव द प्लेट एज अर्ली एज पॉसिबल with the consent of your orthopedician,
क्योंकि प्लेट्स के साथ आप एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। वन बॉडी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉडी में नहीं होने चाहिए, ह्यूमन बॉडी में। और अगर कहीं से माल फंक्शन, माल ज्वाइंट या माल यूनियन फ्रैक्चर है तो उसको आप कंडीशन से कंसल्ट करके इसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिमूव कर सकते हैं। सो मेन कंसर्न इज कि अनहील्ड फ्रैक्चर और प्लेटिंग डीलिंग एक्सेप्टेबल नहीं। देन नाउ वी अवर नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं कभी हाथ में, पैर में, हाथ के पंजे में, पैर के पंजे में कभी चोट लगी होती है तो एक स्लाइट फ्रैक्चर आ जाता है, हम लोग उसको चोट मान लेते हैं, वो फ्रैक्चर होता है। और बाद में जब हम मेडिकल्स में जाते हैं, हमारे एक्सरे होते हैं तो वहाँ पे वो अनहील्ड फ्रैक्चर मिलता है। दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन। बट इसको जल्दी दूर करना मतलब बहुत अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए इसके लिए। सो ये सारी चीजें बता इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कहीं कोई चोट लगी हो तो डू एग्जामिन योरसेल्फ, रेडियो डायग्नोसिस से आप पता लगा सकते। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी अनहील्ड फ्रैक्चर की, अनहील्ड कुछ ज्यादा आए हैं इसलिए मैंने अनहील्ड फ्रैक्चर को हाईलाइट किया है कि हम लोग ट्रॉमा, लोग चोट को बहुत हल्के में लेते हैं। कोई भी चोट हमारे हो जाती है और अगर डेंसिटी हमारी पुअर है तो 2 3 4 दिन हमें पेन होता है, 5 दिन पेन होता है, हम रेस्ट करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और सिकाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द खत्म हो जाता है, बट हमारी जो बोन होती है वो हील नहीं हो सकती। सो इस वजह से फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। तो ये तो अपर लिम की बात हुई। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ लोअर लिम। इससे भी हम लोग परिचय करते हैं आज। देखिए, लोअर लिम की स्टार्ट जो होती है वो पेल्विक गर्डल्स के स्ट्रक्चर से होती है। हम सभी लोग का जो अपर पार्ट होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से लोअर पार्ट शुरू होता है, और उसका पहला जो होता है वो पेल्विक गर्डल होता है, स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर को बहुत आराम से समझिए। इसी स्ट्रक्चर में आपको धीरे धीरे कमियां दिखाता हूं मैं। आगे बढ़ता हूं पेल्विक गर्डल के स्ट्रक्चर से। पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी में अनइवन होना या इन्फ्लामेशन होना या प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो पाना बोन का, ये पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी में आजकल कमियां लोगों में आ रही। सो बहुत अच्छे से समझिए, ये रेड पोर्शन आपको जो दिख रहा है फीमर बोन का, पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी में ये इन्फ्लेमेशन शो कर रहा है। और अगर फीमर बोन से आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका आर्टिकुलेशन कैसा है। पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी में जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ब्लू कलर की बोन्स दिख रही हैं और फीमर बोन जाके आर्टिकुलेट होती हैं पेल्विस। सो इसके आर्टिकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये समझ लीजिए ये पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी में होता है। नेक्स्ट, पेल्विक ऑब्लिक्विटी। पेल्विक ऑब्लिक्विटी में आप देख सकते हैं दो डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं। एक डायग्राम जिसमें रेड कलर का प्लस बना हुआ है और एक डायग्राम जिसमें ग्रीन कलर का प्लस बना हुआ है। आप इसको इजीली देखिए। रेड कलर के जो प्लस डायग्राम दिख रहा है, रेड जिससे रेड कलर का प्लस दिखा हुआ है, इसमें आपकी पेल्विस राइट साइड पे टिल्ट है। और उसको कंपेयर करिए आप नेक्स्ट में जो ग्रीन कलर का मैंने आपको प्लस डायग्राम दिखाया है, इसके आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों में एक तरफ पेल्विस आपकी झुकी हुई है और एक तरफ, एक डायग्राम में बिल्कुल नॉर्मल है। सो जब एक तरफ पेल्विस झुकती है तो जरूरी नहीं है वो बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को खराब करती है। देखिए शोल्डर में भी आपको डिफॉर्मिटी दिखेगी और लोअर लिम्ब में, नी जॉइंट में भी आपको डिफॉर्मिटी दिख रही है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। बाई डायग्रामेटिकली आप इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये पेल्विक ओब्लिक्विटी पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी में ही आती है और ये पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करती है। नेक्स्ट मेरा जो स्लाइड है दैट इज ड्रूपिंग हिप। जब आप वन लेग वेट बियरिंग टेस्ट करते हैं तो आप पीछे से जब किसी कैंडिडेट को देखते हैं तो आपका हिप जो है वो सिमेट्रिक ना होके अनइवन हो जाता है। डायग्राम ए में आप देख सकते हैं ड्रूपिंग हिप के, जहां पे आपके जो पेल्विक है वो इक्वल है, पेल्विस इक्वल है।
और डायग्राम बी में आप देखिए एक लाइन दिख रही है जिसमें पेल्विस आपको अनइवन दिख रही है, इक्वल नहीं। तो इसमें आपकी जो हिप की मसल्स हैं जो अराउंड पेल्विस एंड हिप जॉइंट है, वो वीक होने की वजह से ड्रूपिंग हिप की प्रॉब्लम, मैंने आपको अपर लिम्ब में जैसे शोल्डर, ड्रूपिंग शोल्डर बताया था, ये सेम वैसे ही होता है ड्रूपिंग हिप। आप देख सकते हैं इसको, इसके भी टीआर मिलते हैं। देखिए जैसे अपर लिम्ब में मैंने क्यूबिटस वेल्गस और क्यूबिटस वेरस और हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो और रिस्ट्रिक्टेड एल्बो आपको का याद दिखाया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको तीन डिफॉर्मिटी मैं बताता हूँ एल्बो के अपोजिट। जो एल्बो में होती थी वो तीन मैंने आपको अपर लिम्ब में बता दी, जो लोअर लिम्ब में होती हैं वो ये है। पहली आपको बो लेग में बताता हूँ, जीनू वैरम कहते हैं इसको। इंटरकॉन्डाइलर स्पेस, दो नी ज्वाइंट के बीच में, दोनों नी ज्वाइंट के बीच में वेट बियरिंग पोजीशन पे 7.5 सेंटीमीटर, मिनिमम 7.5 सेंटीमीटर का गैप अगर है तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और अगर 7.5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर से अधिक तो ये आपको बो लेग में कंसीडर किया जाएगा। दैट इज जीनोबैरम, एज यू कैन सी योर डायग्राम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज जीनोवेल्गम। नॉक नीज कॉमन टर्म है, नॉक नीज। नॉक नीज को समझने की कोशिश करिए। नॉक नी का मतलब घुटना लड़ने से नहीं होता है। घुटना लड़ने के बाद, घुटने के आपस में टच होने के बाद जो दोनों पंजों के बीच में अंदर वाली हड्डी जिसको मेलुलस कहते हैं, इंटरमेलुलस स्पेस में 5 सेंटीमीटर से अधिक का अगर स्पेस पाया जाता है तो दैट इज नॉक नी। एंड थर्ड वन इज जीनू रिकर्वेटम, दैट इज बैक नी। जीनू रिकर्वेटम, जब आप खड़े होते हैं तो आपके घुटने से लेके और पीछे के पंजे में एक कर्व बनता है, उसको हम लोग जीनू रिकर्वेटम कहते हैं। यानी कि कर्व बहुत ज्यादा जब हो जाता है, मतलब पैर का घुटना आपका 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम साइड से आपको देखें तो 180 डिग्री पे आप सीधे खड़े रहने चाहिए। और अगर आप वेट बियरिंग पोजीशन पे पीछे की तरफ सी बन रहा है तो दैट मीन्स आपको जीनू रिकर्वेटम है। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स जो है अनफिट के लिए पर्याप्त है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी। गौर ध्यान देने वाली बात है, लिगामेंट इंजरी जो है एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर, एमसीएल टीयर, एलसीएल, दैट इज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, चार बहुत कॉमन लिगामेंट इंजरी होती है। घुटने में तो बहुत फुटबॉलर्स या रेसलर्स या कबड्डी, खो खो, जूडो, इनमें जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, क्लोज कॉम्बैट हो या क्रिकेट हो या कुछ भी हो, फुटबॉल हो, लिगामेंट इंजरी बहुत कॉमन होती है। सो अनटिल एंड अनलेस अगर हमारा कंप्लीट टीयर नहीं है, ग्रेड 4 दैट इज कंप्लीट टीयर, हमें ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी नहीं करानी। ग्रेड 3 तक हम लोगों को ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी नहीं करानी है। नो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज करनी है, इमीडिएट मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आइडेंटिफाई करूं। क्योंकि एक बार अगर ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी हो गई, चाहे वो ओपन नहीं हो, चाहे वो क्लोज नहीं हो, चाहे वो कोई किसी भी तरीके की सर्जरी हो गई, दैट कंसीडर अंडर अनफिट कैटेगरी। सो इसमें बहुत सारे बच्चों का करियर स्पॉइल हो गया, उन्हें नहीं मालूम था कि ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी हमें नहीं करानी है। किसी भी तरीके की ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो आपको अनफिट करा जाए, तो इसलिए ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी से बहुत बच के रहना है। और ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी में ऊपर से कट नहीं लगता है, स्कोप होता है, वो अंदर जाके रिपेयर करके आता है, पर दाग भी नहीं दिखता है, लेकिन वो अनफिट की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पेस प्लानस और फ्लैट फुट। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में आपको हेल्दी फुट दिख रहा होगा, एक मीडियल आर्च दिख रहा है, और एक में आपको फ्लैट फुट कंसीडर किया गया है। तो हम लोग जब वाटर टेस्ट करते हैं, वाटर पेपर टेस्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग वेट बियरिंग की पोजीशन पे देखते हैं, तो हमारे पंजे का जो आकृति होती है उसमें आर्च एब्सेंट होता है, और ये फ्लैट फुट की कैटेगरी में आता है, वेट बियरिंग पोजीशन पे हो चाहे नॉन वेट बियरिंग पोजीशन पे हो। अगर पैर का तलवा चिपटा है तो ये फ्लैट फुट की कैटेगरी में आता है।
आप देख सकते हैं, बस प्लानस भी कहते हैं इसको और फ्लैट फुट भी कहते हैं, तो दोनों में ही अनफिट मिलता है। इसमें मिडिल आर्च जो है, आप देखिए मिडिल ऑफ द फुट आर्चेस, इसमें बोन का जो कर्व है वो आपको एब्सेंट दिखेगा फ्लैट फुट में, और नॉर्मल फुट में आपको एक प्रॉपर कर्वेचर दिख रहा होगा। स्लाइड में देखिए, ब्लू कलर की स्लाइड में आप नॉर्मल फुट देख लीजिए इन साइड व्यू, और फ्लैट फुट में आप आर्च देख सकते हैं। ये हम लोगों ने कोशिश करी है कि इससे आपको समझ में आए कि फ्लैट फुट में और नॉर्मल फुट में क्या डिफरेंस होता है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज पस कैवस। ये जस्ट अपोजिट होता है। पस कैवस में आप देखेंगे कि पैर का जो पंजा है, तलवा है, ये कुछ ज्यादा ही कर्व ले लेता है, और पूरा प्रॉपर जमीन पे जो इसका 35-40% जो पार्ट है, 50% वो आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। और ऊपर का जो आर्च होता है वो हाई हो जाता है, इसको हाई आर्च भी कहते हैं, दैट इज पस कैवस। और पूरा पंजा ना हो पाने की वजह से आप सही तरीके से रनिंग या जॉगिंग या और अदर एक्टिविटीज नहीं कर पाते। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पस कैवस। आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने आपको खोल के दिखाया है कि नॉर्मल आर्च और कैव हाई आर्च में देखिए कितना डिफरेंस है। पिक्चर ऊपर जो है वो नॉर्मल आपको दिख रही है, जिसमें अब आप अगर वाटर पेपर टेस्ट करेंगे तो आपको फुटप्रिंट कैसा दिखेगा नॉर्मल में, और बस कैवस में देखिए आप कितना हाई आर्च होने की वजह से वाटर पेपर टेस्ट में एब्सेंट दिखेगा वो आपको। ये तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी, इस बार ओटीए में लगभग लगभग मान के चलिए 6 से 7 ओटीए में हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी आई थी। एनडीए 154 में मैंने तकरीबन 8 हेलेक्स वेल्गस देखे। तो हेलेक्स वेल्गस बहुत कॉमन हो गया है। नैरो एंगल शूज जो होते हैं फुट में, जब आप शूज वियर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आगे का जो हिस्सा होता है बहुत नैरो नहीं होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी इसी से बनती है। आप देख सकते हैं जो पैर का अंगूठा है वो फिंगर्स की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है, और साथ में आपको एक सर्टेन देखिए फिंगर जो लेफ्ट साइड वाला आप व्यू देखेंगे, तो जो हमारी जो फर्स्ट जो फिंगर है उसके जस्ट नीचे आ रहा है, इतना एंगल खराब हो गया है इसका। तो ये हेलेक्स वेल्गर डिफॉर्मिटी जो होती है, टोज जो होते हैं हमारे वो टुवर्ड्स फिंगर्स की तरफ चले जाते हैं, और ये 20 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है, इसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हेलेक्स वेल्गस विद। देखिए हेलेक्स वेल्गस जब ज्यादा समय तक रह जाता है तो एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ कर देता है, वहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है बोन की। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा हेलेक्स वेल्गस विद बुनियन के डायग्राम में, अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही है, और पैर का जो अंगूठा होता है उसके पास स्वेलिंग भी बहुत आ जाती है, वो बुनियन कंसीडर किया जाता है। एक क्लॉज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, बुनियन विद एनी एंगल इन टोज, यानी कि एनी टाइप ऑफ हेलेक्स वेल्गस विद बुनियन इज कंसीडर्ड अनफिट, यानी कि बुनियन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सो अगर बुनियन है तो चाहे आपका हेलेक्स वेल्गस कितने भी डिग्री का हो, कभी एक्सेप्ट किया जाएगा। सो इसको बहुत केयरफुली समझिए, देखिए इस डायग्राम को, आप ही लोगों के लिए है। और फिर इसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो इसको समय रहते ठीक करिए, क्योंकि इसका इन सब का इलाज बहुत जल्दी संभव तो नहीं होता है, इसलिए समय बहुत मायने रखता है। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हैमर टो। हैमर टो में आप देख सकते हैं पैर के पंजे में जो भी फिंगर्स आपको दिख रही हैं, डिजिट्स आपको जो दिख रही हैं, इसमें शाइनिंग आपको दिख रही होगी, यानी कि एक बहुत अच्छे से समझिए उठान, यानी कि हम जब छोटे जूते पहनते, देखिए अभी मैंने नैरो नैरो शूज के बारे में आपको बताया था कि जब कभी हम नैरो शूज ज्यादा पहनते हैं तो हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी होने का अंदेशा होता है, और जब छोटे अपने साइज से छोटे जूते हम पहनते हैं, अगर आगे का हिस्सा हमारा मतलब जैसे हमारा पैर 7 नंबर का है और अगर बाय 6 नंबर का जूता पहन रहे हैं, तो फिर हैमर टू डिफॉर्मिटी के चांसेस बहुत होते हैं। स्कूल गोइंग शूज जो होते हैं वो हमेशा प्रॉपर रखिए, अपने पार्टी वेयर शूज बहुत प्रॉपर रखिए, और समय शूज को एग्जामिन करके चेंज करते रहिए। तो हैमर टू डिफॉर्मिटी फिंगर्स का ऊपर अधिक
ना हड्डियों का स्वेलिंग करना, हेमाटोडिफॉर्मिटी आता है। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ब्रेची मेटाटार्सिया का सर्जिकल रिमूवल ही एक ओनली सोल्यूशन। इसका कोई प्रॉपर कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। इसमें यहाँ पैर की जो होती है वो एक दूसरे पे चढ़ी हुई जाती हैं, और ये किसी बहुत कॉमन तो नहीं है, 10,000 में किसी एक व्यक्ति को होता है। बट ये है कि इसमें बच्चों को मैंने अनफिट होते हुए देखा है, इसलिए मैंने कहा ये स्लाइड भी आप लोगों को दिखा दी जाए। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सीटी। ये बचपन की कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनोवायरस बाई बर्थ ये डिफॉर्मिटी होती है। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जूते पहनते हैं, पैर थोड़े थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं, बट उनका जो आर्च होता है, उनका जो फुट का जो मेटाटार्सल होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो सीटीई की प्रॉब्लम में भी मेडिकली अनफिट कर देते हैं। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लॉस ऑफ टोज। जैसे लॉस ऑफ फिंगर्स मैंने इसमें दिखाया था आपको, सो लॉस ऑफ टोज भी होता है कभी कभी, ये भी मेडिकल अनफिट का कारण, आप इसको देख सकते हैं। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड। कभी कभी क्या होता है, टोज की सारे टोज जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट या गैंग्रीन की वजह से, नेक्रोसिस, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। बट लॉस ऑफ टोज परमानेंट, पीआर, दैट इज पीआर, परमानेंट रिजेक्शन का कारण, टीआर आप एक्सरे में भी देख सकते हैं। आपको लॉस ऑफ टोज की एक्सरे व्यू मैंने इसमें दिखाई। बहुत सारे बच्चे इसके भी हल के लिए मेरे से कभी कभी कांटेक्ट करते हैं, बट आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा ये परमानेंट रिजेक्शन, ये टेम्परेली। सो नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको अपर लिम्ब में बताया था कि आपके जो शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट को चेक किया जाता है, वैसे ही इसमें दोनों चीजें चेक की जाती हैं, दोनों तरफ के लिम्स को नापा जाता है। अगर कोई पैर छोटा कोई पैर बड़ा अगर 1 सेंटीमीटर भी है, लेस देन 1 सेंटीमीटर कंसीडरेबल है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, और यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर को इतना मायने नहीं देते हैं। बट अदर मोर देन 1 सेंटीमीटर अगर कोई लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है तो वो भी अनफिट का कारण बनती है, और वो जरूरी नहीं है किसी बीमारी की वजह से, कभी कभी टाइटनेस ऑफ मसल्स, टाइटनेस ऑफ लिगामेंट, एनी अदर इंजरी, एनी अदर डिफॉर्मिटी से भी हो सकता है। सो इसको भी क्योर करना आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एम्पुटेशन। इसका आप से कोई बहुत ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं, एम्पुटीज के लिए तो फर्स्ट स्टेज पे ही परमानेंट रिजेक्शन है। फिर भी मैंने आपको एक डायग्राम इसलिए दे दिया क्योंकि एम्पुटेशन के क्लॉज मेडिकल गाइडलाइंस दिए गए। सो नेक्स्ट स्लाइड, अवर एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। सो we covered 3 parts, that is examination of spine number 1, examination of upper limb number 2, examination of lower limb, that is number 3. Now this is the fourth part, examination of chest. Be carefully, ये पार्ट एग्जामिन होना बहुत मुश्किल होता है, सेल्फ एग्जाम। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सेल्फ एग्जामिनेशन पता है इसका। सो अवर नेक्स्ट स्लाइड इज गायनेकोमेस्टिया। एनडीए 154 में 7 केसेस, ओटीए में अभी मैंने रिसेंटली 4 केसेस देखे हैं, और लगातार गायनेकोमेस्टिया बढ़ता जा रहा है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। इसमें आप देखिए पेक्टोरल मसल्स का एनलार्जमेंट, पेक्टोरल मसल के ऊपर जो फैटी टिश्यूज है उनका एनलार्जमेंट, या अंडर रेट्रो एल्वियोलर एल्वियोलर ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट, मतलब किसी भी तरीके का एनलार्जमेंट अगर आपके पेक्टोरल रीजन में है मेल में, तो दैट इज गायनेकोमेस्टिया। इसको इसको आप मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी कह सकते हैं। और अवर नेक्स्ट स्लाइड, आप इसके ग्राफ को समझिए। नॉर्मल क्या होता है, मेल ब्रेस्ट, कहाँ पे फैटी लेयर है, कहाँ पे मस्कुलेचर है, मस्कुलर लेयर है, और गायनेकोमेस्टिया में फैटी लेयर देखिए आपको बढ़ी हुई दिखेगी। ये बहुत अच्छे से देखिए, और ये बहुत सारे लोगों में होता है इधर बीच में, रिसेंटली 2 इयर्स में बहुत कॉमन देखा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ग्रेड पे दिखाते हैं। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया में देखिए कोनिकल शेप है निप्पल के ऊपर,
ग्रेड 2 में जो ग्रोथ हो रही है वो मॉडरेट स्टेज पे हो रही है, एक्सेस स्किन नहीं निकली हुई है इसमें, लेकिन आपको ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगी, शेप्ड कोनिकल दिखेगा। ग्रेड 3 में आप देखिए स्किन एक्सेसिव हो जाती है और निपल नीचे की तरफ आ रहा है। और ग्रेड 4 में कंप्लीटली डाउनवर्ड्स आप देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको दिख रही है। और ये आपका ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया है। तो गायनेकोमेस्टिया की ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 सभी अनफिट है। ग्रेड 1 एक्सेप्टेबल नहीं, ग्रेड 2 भी नहीं है, कोई भी ग्रेड एक्सेप्टेबल नहीं है इसके लिए आपको। लेकिन ग्रेड इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, आप सर्जरी कराएंगे तो आपको उतना टाइम नहीं मिल, सर्जरी के बाद तो और अनफिट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। So don't go for surgery. Conservative management is the best option for gynecomastia. Now we come our next slide. That is chest deformity, excavatum and carnatum. Pectus excavatum पे आते हैं हम लोग। पेक्टस एक्सकेवेटम उसको कहते हैं जहां पे हमारे चेस्ट में एक धसाव सा होता है, हमारे चेस्ट में एक डिप्रेशन आ जाता है, कहीं पे हमारा जो स्टर्नम होता है कंप्रोमाइज करता है किसी चोट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या माल यूनियन फ्रैक्चर की वजह से किसी भी तरीके, तो उसको हम एक्सकवेटम कहते हैं। और कार्निएटम यानी कि एक बाहर आ जाता है। दोनों के अंतर को आप डायग्राम ए डायग्राम बी में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पेक्टस एक्सकवेटम एंड पेक्टस कार्निएटम ये हमारे चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी में होता है, दोनों ही अनफिट का कारण। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, अदर एग्जामिनेशन। 4 एग्जामिनेशन मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे समझा दिए हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके रिपीट करके फिर से आप एक बार देख सकते हैं। अदर एग्जामिनेशन में देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो हमारे कैटेगरी में अपर लिम्ब में भी नहीं आते हैं, लोअर लिम्ब में भी नहीं आते हैं, चेस्ट में भी नहीं आते हैं, और स्पाइन में भी नहीं आते हैं। अनफिट जो बच्चे होते हैं, नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है उनको, दैट इज हाइपर हाइड्रोसिस। अच्छा, पहले की मेडिकल पॉलिसी ये थी कि जिसमें ये हाथों में ही चेक किया जाता था। अब क्या है कि अब ये पैर के तलवे में भी चेक किया जाता है। सो पहले इसको नॉर्मली चेक किया जाता था शाइन से, हम लोग शाइनिंग से चेक करते थे। अब ये स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया जाता है यानी कि इसमें सबसे पहले आप हैंड में अगर आपने स्टार्च पाउडर डाल दिया और वो ब्लू कलर का हो गया, स्वेट में वैसे भी आयोडीन और आयोडीन टेस्ट करते हैं तो स्वेटिंग में सोडियम होता है, वो सब रिएक्ट करके वो चेंज जो होता है कलर, उसकी वजह से हो जाता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं इसमें, बट कॉमनली आप फिंगर टिप में ऐसे शाइन करके देख भी सकते हैं, लाइट में अगर देखेंगे तो ये शाइनी पोर्शन आपको दिखेगा, दैट इज हाइपर हाइड्रोसिस। ये फुट में भी चेक होता है, पहले सिर्फ पाम में चेक, तो पामर हाइड्रोसिस भी कहते थे, बट अब इसको हाइपर हाइड्रोसिस दोनों कैटेगरी से चेक किया जाता है। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, डिजिटल क्लबिंग। आप देख सकते हैं, हाँ, जो आपके हाथ के नाखून में उभार आपको दिख रहा होगा, ये डिजिटल क्लबिंग के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। और इसमें भी पेशेंट को कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया जाता है, और ये कई वजह से होती है। अगर हम रूट कॉज पे जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा एक अलग से डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट आप ये समझ लीजिए, एग्जामिन योर सेल्फ with your nails. If it is, then contact me. If it is not, then you are free. So now we come to the next slide. That is digital tremor, shaking hands. आप इसको आराम से देख सकते हैं, जब भी आप अपने हाथ सीधे रखेंगे तो ये वाइब्रेट करेंगे, शेक करेंगे इस तरीके से, तो आप समझ जाइए ये ट्रिमर की एक प्रॉब्लम है। तो इसको डिजिटल ट्रिमर्स कहते हैं। डिजिटल ट्रिमर्स में आप कितना भी कंट्रोल कर लें, कभी भी आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और किसी भारी जग को उठा के आप चेक कर सकते हैं, जब आप 1 लीटर 2 लीटर का पानी जग होल्ड करेंगे तो जग आपका हल्का हल्का शेक करेगा। नाउ वी कम्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लिपोमास। लिपोमा बहुत कॉमन है। ये फैटी टिश्यूज होते हैं जो मैंने फोर आर्म में आपको दिखा दिया, बट ये होल बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, सारे बॉडी में लिपोमास चेक किए जाते हैं। फैटी टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, बहुत आसानी से रिमूव, बट सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए।
सर्जरी नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही एप्लीकेबल होता है। नाउ वी कम्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वेरिकोज वेन्स। देखिए नई पॉलिसी के जो नॉर्म्स हैं उसमें वेरिकोज वेन में स्क्लेरोथेरेपी भी अब कंट्राइंडिकेटेड है, वो भी अनफिट का कारण कर दी गई। सो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पैर के पिछले हिस्से में काफ मसल्स में और पॉप्लिटियल एरिया में आपको उभरी हुई नसें दिखेंगी, दैट इज वेरिकोज वेन्स। एग्जामिन योरसेल्फ आफ्टर रनिंग ऑफ approximately 1 and 2 kilometers. If it swells, then it comes in varicose veins, the big cause of medical unfit. Now we come our next slide, that is squint. बहुत अच्छे से देखिएगा, ये कई लोगों में होता है पर वो अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। शीशे के सामने देखिएगा, नॉर्मल आईज आपको दिख रही हैं, और इसके बाद पिक्चर एडजेसेंट टू द पिक्चर बी पे जाइए, लेफ्ट हाइपरट्रोपिया दिखेगा आपको। देखिए इसमें आपको जो लेफ्ट साइड वाली आई है ये ऊपर जाती हुई दिखेगी, राइट वाली नॉर्मल दिखेगी। ठीक उसके नीचे देखिए लेफ्ट इजोट्रोपिया। लेफ्ट इजोट्रोपिया में आपको एक आंख नॉर्मल दिखेगी एज कंपेयर टू अनदर आई इज गोइंग टुवर्ड्स इट, द नेक्स्ट आई, यानी कि दूसरे की तरफ जाती हुई दिखेगी। और इसी के साथ आपको लेफ्ट एक्सोट्रोपिया दिखेगा, एक आई आपको नॉर्मल दिखेगी, इसी के एडजेसेंट में दूसरी आई जो आपको है वो बाहर की ओर जाती हुई दिखेगी। एग्जामिन योरसेल्फ, शीशे के सामने खड़े होके कभी भी देख सकते हैं, और अगर ये किसी भी स्टेज पे है तो इसका जो निदान है वो संभव है। नेक्स्ट स्लाइड इज डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। नाक की जो बीच वाली हड्डी होती है नेजल सेप्टम, ये किसी वजह से बॉक्सिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। कभी नाक पे कोई गेंद लग जाती है या बॉक्सिंग का पंच लग जाता है, कराटे जूडो या ताइक्वांडो खेलते समय नाक में कोई इंजरी हो जाती है, नाक के पल गिर पड़ते हैं, या खेल खेल में कभी एक दूसरे से चोट लग जाती है तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। बहुत स्मॉल सा ऑपरेशन होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, और डेविएटेड नेजल सेप्टम में ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं। Now we move our next slide, that is fissure, piles and fistula, big difference। आप देख सकते हैं पिक्चर में फिशर, पाइल्स एंड फिस्टुला, ये तीन कॉमन वे हैं जिसकी वजह से आप अनफिट किए जा सकते हैं। बट इसमें मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये आप एग्जामिन अपने आप नहीं कर पाएंगे। पाइल्स में, हेमोरॉइड्स में तो आप कर सकते हैं इफ यू फील वाइल क्लीनिंग योर एनस, कि अगर आपको ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है बाहर की ओर या अंदर की ओर या ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज पाइल्स। बट इन दैट केस फिस्टुला एंड फिशर यू कैन नॉट एग्जामिन योरसेल्फ, इसके लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की, जनरल सर्जन की ही जरूरत पड़ेगी। बट आप डायग्राम में देख सकते हैं ये भी, दीज आर द कॉज ऑफ मेडिकल अनफिट। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड, आई होप दैट इज the end of our slide. So hope you guys enjoyed a lot, कि इसको समझने के बाद भी अगर कोई पॉइंट बचा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ 9616229008। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। आप कोई भी जानकारी लेना चाहें किसी भी तरीके की, अगर कोई पार्ट छूट गया हो, लगता हो कि नहीं इस बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया, सो मैं आपको पर्सनली मैसेज का जवाब भी दे सकता हूँ। नाउ ओवर टू सिमरन। Thank you so much, sir. On that note, last 1 hour it has been very informational, and जितना आपने डिटेल में बताया, I think इतना कोई नहीं बता पाता है. For those who are watching, if you feel कि इनमें से कोई आपको problems हैं and you need sir's guidance, तो sir's clinic is in Dehradun. Do check it out. And he's doing a fantabulous job. All the details are in description. Also do share this with your friends जिनको medical के बारे में जानना है. We will put this PPT in a drive link as well. आपको वो भी description में मिल जाएगा. You can share it. You can share the video. And rest all the best. And आपको पता है कि आपको अगर मेडिकल की कोई दिक्कत है तो कहाँ जाना है. So thank you so much, sir. थैंक यू सिमरत, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत यूजफुल रहेगा कैंडिडेट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें वीडियो फोटोग्राफी और सारे स्लाइड्स के साथ हम लोगों ने जो किया है, क्या होता है कि अगर हम लोग वर्बली बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं, ठीक है, बच्चे उससे उतना अवेयर नहीं होते हैं। हम लोग के लिए दोइली का काम है, हम लोग इसको माइंड सेट के साथ काम करते हैं।
लेकिन क्या होता है बच्चों के लिए, अगर कोई टर्म एक छोटा सा पिलोनल साइनस आ जाए उनके लिए, या हाइपरहाइड्रोसिस आ जाए, तो वो सीधे गूगल के पास चले जाते हैं। तो गूगल के पास जाने से उनको कभी कभी तो डायरेक्शन क्लियर होता है, कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चली जाती है। सो सबसे बेसिक चीज है टाइम। टाइम फ्रेम 42 डेज का है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी उसी में देखना है, ट्रीटमेंट टाइम भी उसी में देखना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन भी उसी में करने हैं, और फिर उसके बाद एएमवी में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट भी करना है। सो 4-5 चीजें 42 डेज में करना, इस आपको अगर मालूम है कि आपको कहाँ किसके पास जाना है तो आप तुरंत चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ढूंढने में लग गए तो 2-3 दिन, और मॉरल वैसे भी डाउन होता है। सो फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट। आई होप कि फियर फैक्टर खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो अपना बनाया है। सो आई होप कि इससे बच्चों को फियर फैक्टर पे काम करने का मौका मिलेगा, कि वो डरे नहीं। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को विद इन टाइम मिल जाएगा। Great. On that note, please like, share, subscribe this video and share it amongst your friends so that इसको maximum reach मिले. सर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद एंड टेक केयर। जय हिंद।